देश में इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की ज़रूरत की बात काफ़ी समय से उठ रही थी। आपको याद होगा कि हमारे फॉर्मर चीफ्स ऑफ डिफेंस श्री विपिन रावत जी ने इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, परंतु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि सरकार ने इस मामले में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जो ट्राई सर्विस एक्ट पिछले साल पारित किया गया था, उसे अब नोटिफाई कर दिया गया है। ये जो खबर है, आप देख सकते हैं कि सरकार ने थिएटर कमांड्स की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब हम इस बारे में समझेंगे कि ये जो एक्ट है वो वास्तव में है क्या, और ये थिएटर कमांड कैसे हमारी सेना की पूरी फॉर्म को बदलने वाला है। आज़ादी के बाद से अब तक ये जो चेंज है, ये सबसे बड़ा चेंज होगा, इसीलिए हम इसके बारे में जानेंगे। हमें इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार ने यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की है। देखिए, किसी भी कानून को बनाने की प्रोसेस में सबसे पहले उसे लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलनी चाहिए, फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। इसके बाद सरकार के द्वारा उसे नोटिफाई करना फाइनल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। उदाहरण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पास हो गया था, लेकिन सरकार ने उसे 2024 में इलेक्शन के ठीक पहले नोटिफाई किया। इसी तरह इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट को पिछले साल मॉनसून सीजन के टाइम पर संसद ने पास किया था और 15 अगस्त को राष्ट्रपति ने इसको अपनी सहमति दे दी थी। हालांकि जो सरकार है उसने अब तक इसे नोटिफाई नहीं किया था, जिसे अब जरूरी माना जा रहा है। इससे यूनिफाइड थिएटर कमांड की लंबे समय से जो मांग चलती हुई आ रही है वो पूरी हो सकेगी। बीजेपी के जो मैनिफेस्टो हैं, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सेना के ऑपरेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए मिलिट्री थिएटर कमांड इस्टेब्लिश करेगी। और अब इस नोटिफिकेशन के साथ ये भी प्रोसीजर पूरी हो जाएगी। जनरल अनिल चौहान, जो प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, उन्होंने गुरुवार और शुक्रवार को परिवर्तन चिंतन किया, जिसमें उन्होंने 12 सब कमिटीज के सामने प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे ये सारी की सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड आखिर है क्या, जिसको मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो ये एक जॉइंट कमांड है, जिसे इंटरनल सेना, नौसेना और वायुसेना के सभी रिसोर्सेज को खतरे की समझ के आधार पर एक साथ लाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर हमें पाकिस्तान से कोई खतरा महसूस होता है, तो सीमा पर कुछ समस्याएं हैं, तो वहाँ पर प्रेजेंट टाइम में हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना अलग अलग काम करती हैं। इसका मतलब है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें किसी दुश्मन से निपटना होता है तो ज़रूरी ये है कि हम सभी को एक साथ मिलकर काम करें। अभी ये पॉसिबल होता है, लेकिन इसमें कई बार अड़चनें आ जाती हैं, क्योंकि अलग अलग सेनाओं को अपनी अलग अलग कमांड और कंट्रोल सिस्टम होती है। थिएटर कमांड का मतलब ये है कि अलग अलग खतरों के अनुसार, जैसे कि अगर चीन से कोई खतरा है तो चीन के लिए एक विशेष थिएटर कमांड बनाई जाएगी, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना सभी शामिल होंगे और एक साथ मिलकर उस खतरे से निपटेंगे। ये ज्योग्राफिक बेसिस पर भी हो सकता है, जैसे कि पाकिस्तान या चीन के साथ सीमा के आधार पर, या फिर किसी विषय के आधार पर भी, जैसे थल, जल और वायु के लिए अलग अलग थिएटर कमांड। दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने, जैसे कि अमेरिका और चीन, इसे पहले ही लागू कर लिया है। आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है कि क्या ये थिएटर कमांड का विचार भारत में नया है। दरअसल ये कोई नया विचार नहीं है। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद से ही इसे लागू करने की सिफारिशें की जा रही थी। जनरल रावत जी ने, जो कि पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनको ये इम्पोर्टेंट काम सौंपा गया था कि वे इस थिएटर कमांड को इस्टेब्लिश करें। उन्होंने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया था और अलग अलग आर्म्ड फोर्सेज में इसके लिए स्टडी और अपॉइंटमेंट भी की थी। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि 2020 के लास्ट तक एयर डिफेंस कमांड की स्थापना की जाएगी, उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। लेकिन इसे लागू करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि सरकार ने जब पब्लिक सेक्टर बैंकों का जॉइंट किया था, तो उस टाइम पर भी उसमें भी कई तरह की चुनौतियां आई थी, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। यहाँ पर सेना, वायुसेना और नौसेना की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी कई तरीके के मुद्दे और कई तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा कोविड-19 महामारी भी आई थी,
जिसके कारण इसे लागू करने में थोड़ी सी देरी हो गई थी। और अनफॉर्चुनेटली दिसंबर 2021 में जनरल विपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। लेकिन अब सरकार के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के साथ ये विचार आखिरकार वास्तविकता में बदलने जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अब तक हमारे सेना में जो भी कर्मी हैं, जो भी काम करने वाले हैं, वो अलग अलग सेवा एक्ट के अनुसार शासित होते हैं। जैसे कि वायुसेना के सदस्य वायुसेना एक्ट 1950 के तहत, थल सेना के सदस्य थल सेना एक्ट 1950 के तहत, और नौसेना के सदस्य नौसेना एक्ट 1957 के तहत रूल्ड होते हैं। लेकिन जब हम थिएटर कमांड की बात करते हैं तो यहाँ चेंज होगा। मान लीजिए कि अगर नौसेना का कोई चीफ थिएटर कमांड की लीडरशिप कर रहा है तो सभी को उसकी बात सुननी होगी। पहले ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब जो नया एक्ट आया है उससे सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिसिप्लिनरी पावर्स सीधे तौर पर दे दी है। इसका मतलब ये है कि जो भी थिएटर कमांड का चीफ होगा वो सेना, नौसेना और वायुसेना को एक साथ सही तरीके से कंट्रोल कर सकेगा। इस एक्ट के अनुसार कमांड और कंट्रोल का केंद्र भी निर्धारित होगा। जैसे कि अगर हमें पाकिस्तान से निपटना है तो उसका कंट्रोल सेंटर जयपुर में होगा। इसी तरीके से चीन के साथ सीमा पर कंट्रोल सेंटर लखनऊ में होगा। इस समय जो योजना चल रही है उसके अनुसार 2 स्पेशल थिएटर कमांड होंगे, एक पाकिस्तान के लिए और दूसरा चीन से निपटने के लिए, और तीसरा कमांड सेंटर भी होगा जिसकी जानकारी अभी दी जानी बाकी है। बेसिकली मैरीटाइम थिएटर कमांड कर्नाटका के कारोबार में स्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी सुरक्षा को और ज़रूरी मजबूती मिलेगी, और साथ ही साथ हम भारतीय महासागर की निगरानी भी कर सकेंगे। इसके लिए कर्नाटका में मैरीटाइम थिएटर कमांड का केंद्र बनाया जाएगा। प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो 2 इंटीग्रेटेड कमांड पहले से ही मौजूद हैं, एक अंडमान निकोबार के लिए और दूसरा भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल को संभालने के लिए। स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है जो कारगिल संघर्ष के बाद 2001 और 2003 में बनाया गया था। लेकिन यहाँ हम अलग अलग दुश्मनों से निपटने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों है? आजकल के आधुनिक युद्ध में जहां कॉस्ट इफेक्टिव होना और टेक्निक का यूज़ होना ज़रूरी है, वहां इंटीग्रेशन से बचत हो सकती है। जैसे कि अगर आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों मिलकर काम करेंगे तो जहां पहले आर्मी के 5 और एयरफोर्स के 10 हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी, वहां अब शायद केवल 12 हेलीकॉप्टर ही सफिशिएंट होंगे, जिससे कॉस्ट में बचत होगी और रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ हो सकेगा। प्रेजेंट टाइम में भारतीय वायुसेना के 17 अलग अलग सिंगल सर्विस कमांड हैं, 7 थल सेना के लिए, 7 वायुसेना के लिए और 3 नौसेना के लिए। लेकिन अब इन सभी को मिलाकर 4 या 5 इंटीग्रेटेड कमांड बनाने का प्लान है, जिससे प्लानिंग, लॉजिस्टिक और ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा सिनर्जी और बहुत ज़्यादा साथ पॉसिबल हो पाएगा। चीन की सेना की ताकत लगभग 2 मिलियन है और उन्होंने 2016 में अपनी सेना को 5 थिएटर कमांड में डिवाइड किया था। उदाहरण के लिए चीन का वेस्टर्न कमांड भारत के साथ लगभग 3000 किलोमीटर लंबी सीमा को कवर करता है। भारत भी चीन से निपटने के लिए एक स्पेशल थिएटर कमांड बना रहा है। इसके अलावा मुंबई में पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने की खबर है, जहां आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक ही जगह पर किए जा सकेंगे। ये सब नेवी के नेतृत्व में होगा, क्योंकि मुंबई में नेवी की सबसे बड़ी अपीयरेंस है। ये इंटीग्रेशन की प्रोसेस है और इसके सफल होने पर भारतीय सेना की क्षमता में काफ़ी वृद्धि होगी। सरकार का ये जो नोटिफिकेशन है इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय सेना को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बनाने की दिशा में एक कदम है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ये था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।